हेरिडिटी क्या होता है? एक जनरेशन से जब नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दिया जाता है, ठीक है, एक जनरेशन के द्वारा जब नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दिया जाता है, तो जो पेरेंट्स के फीचर होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में, जैसे ये पेरेंट्स हैं, वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, यानी चाइल्ड में ट्रांसफर होते हैं। ये ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स में देखा जाता है, ये सब जगह देखा जाता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपना ऑफस्प्रिंग, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग हो, जब भी वो अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, तो जो भी उनके फीचर्स हैं पेरेंट्स के पास, वो फीचर्स वो आगे अपने चिल्ड्रन में ट्रांसफर करते हैं। इसी ट्रांसफर को हेरिडिटी बोलते हैं। इसको जो गवर्न करता है, इसको जो चलाता है, इस ट्रांसफर को, उस प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं। सो हेरिडिटी क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग, दैट इज फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। पेरेंट्स से बच्चों को जो फीचर्स ट्रांसफर होते हैं, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे आपका फेस का स्ट्रक्चर हो गया, आपकी आईज, नोज, है ना, ईयर, हेयर, बॉडी डिजाइन, पूरा का पूरा आपके पेरेंट से आपको ट्रांसफर हुआ है। इस पूरे प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं। अब ये फीचर्स कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, ये आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ा था। तो ये जो फीचर्स ट्रांसफर होते हैं वो रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए के थ्रू होते हैं। जब रिप्रोडक्शन हो रही होती है, तो पेरेंट्स के डीएनए की कॉपी बनती है, ठीक है। डीएनए क्या हुआ? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके। तो ये डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी जो भी पेरेंट्स ने अपने बॉडी डिजाइन को आगे अपने बच्चों में ट्रांसफर करना है, अपने पूरे बॉडी का डिजाइन बच्चों में आगे ट्रांसफर करना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए में होती है, ठीक है। सो डीएनए ये सारी इंफॉर्मेशन, बॉडी डिजाइन और बॉडी की फंक्शनिंग की, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक लाता है। तो पेरेंट्स अपने डीएनए की कॉपी बनाते हैं कि भाई ये डिजाइन है, उसकी उन्होंने कॉपी बनाई डीएनए की, और वो ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर कर दी। अब ऑफस्प्रिंग के पास अपने पेरेंट्स के बॉडी डिजाइन का सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन है। तो ऑफस्प्रिंग यानी चाइल्ड की बॉडी डिजाइन अब पेरेंट के बॉडी डिजाइन के ऊपर बेस होकर के बनेगी। जैसा उनका बॉडी डिजाइन है, वैसा ही आपका भी बॉडी डिजाइन होगा, उस चाइल्ड का भी वैसा ही बॉडी डिजाइन होगा। ये पूरा कंसेप्ट हेरिडिटी कहलाता है, ठीक है। तो कैसे फीचर्स ट्रांसफर होते हैं? फीचर यानी आंख, आंख का कलर, हेयर, हेयर का कलर, हेयर का टेक्सचर, स्किन, स्किन टोन, ठीक है, ईयर्स, नोज, लिप्स, पूरा हैंड, फीट, आपकी हाइट, ये सारा, और बॉडी के अंदर की जो फंक्शनिंग है, हार्ट कैसे काम करेगा, लंग्स कैसे काम करेंगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से चिल्ड्रन को डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होती है, थ्रू कॉपिंग प्रोसेस। इस पूरे सिस्टम को, पूरी चीज को हेरिडिटी बोलते हैं। अब इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड, यानी प्रीवियस जनरेशन से जो भी आपके पास ये डीएनए की कॉपी आ रही है, चाइल्ड के पास डीएनए की कॉपी आएगी। ये डीएनए की कॉपी जो भी आ रही है, ठीक है, डीएनए की जो भी कॉपी आ रही है, वो दो चीजें चाइल्ड के को प्रोवाइड करेगी। एक तो कॉमन बॉडी डिजाइन, जैसे आपका जो बॉडी डिजाइन होगा वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह, हेड, बॉडी, लिम्स, 4 लिम्स, 2 आईज, नोज, ईयर, 2 ईयर, पूरा का पूरा बॉडी का डिजाइन पेरेंट्स के जैसा होगा। तो एक कॉमन बॉडी डिजाइन आपको मिलेगा। बट कुछ सटल चेंजेस इस डिजाइन में पाए जाएंगे।
आपका बॉडी का डिजाइन पेरेंट्स के जैसा होगा, बट वो आइडेंटिकल नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस होता है। और वो क्यों होता है, ये हमने रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि जो डीएनए के कॉपिंग का प्रोसेस होता है ये परफेक्ट नहीं होता। डीएनए कॉपिंग इज नॉट परफेक्ट। तो सटल 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 यानी बहुत माइनर माइनर चेंजेस आ जाते हैं, बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, मेजर नहीं होते, बहुत माइनर। मे बी आई का कलर डिफरेंट होगा आपका आपके पेरेंट्स से, मे बी हेयर का थोड़ा सा टेक्सचर टेक्सचर चेंज होगा, कुछ 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 चेंज होगा, बहुत माइनर माइनर सा चेंज। बट ओवर द जनरेशंस ये चेंजेस एक्यूमुलेट होते हैं, क्योंकि जो भी बॉडी डिजाइन आपके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिला था वो आपको ट्रांसफर किया। अब आपका जो बॉडी डिजाइन है वो आप आगे अपने ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर करोगे और वो अपने ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर करेंगे। तो जो भी चेंजेस एक जनरेशन में आते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में दे दिए जाते हैं। तो ओवर द जनरेशन ये सारे चेंजेस एक्यूमुलेट इकट्ठे होते जाते हैं, और जब ये चेंजेस बहुत सारे ये चेंजेस एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो ये मेजर चेंज क्रिएट कर देते हैं। बट इट टेक्स hundreds and thousands and lakhs and millions of years for these major change to occur. Reason being कि ये जो चेंजेस होते हैं ये माइनर होते हैं, बट ट्रांसफर जरूर होते हैं ये माइनर चेंजेस। क्लियर है यहां तक? एक मिनट आप दोबारा रिपीट करना, क्वेश्चन क्या था आपका? तो डीएनए कॉपिंग के अंदर चेंजेस क्यों आते हैं, मतलब डीएनए प्रॉब्लम क्या है कॉपिंग में कि चेंजेस क्यों वेरिएशन आते हैं? क्यों आते ओके, सो देखो डीएनए कॉपिंग जो प्रोसेस है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। डीएनए कॉपिंग is a biochemical process and it is dependent on factors around it। organism के अराउंड क्या फैक्टर्स हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, न्यूट्रिशन के फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। तो जब डीएनए की कॉपिंग हो रही है, ठीक है, तो वो जब कॉपी बनती है तो जो अवेलेबल फैक्टर्स हैं जो उस प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। आपको पता है कोई भी केमिकल प्रोसेस है वो एनवायरनमेंट पे और अवेलेबल जो सब्सटेंसेस है जो रिएक्ट करके उस प्रोसेस को कंडक्ट कर रहे हैं उन पर डिपेंड करेगा आउटकम। अब जरूरी नहीं है कि ये जो कंडीशंस होंगी इस प्रोसेस के दौरान वो सेम होंगी जो आपके पेरेंट्स के टाइम की। 10 20 30 40 कई इयर्स बीत चुके हैं, एनवायरनमेंट बदल चुका है, तो बायोकेमिकल प्रोसेस में भी बदलाव आ जाएगा। इस वजह से जो भी केमिकल ये रिएक्शंस होंगे उसमें कुछ 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 चेंज आ जाएगा, और उस हल्के बहुत चेंज की वजह से ही डीएनए की जो कॉपी बनेगी वो थोड़ी सी चेंज्ड होगी, एग्जैक्टली सेम नहीं होगी। बस यही जो चेंज है ये वेरिएशन ले आता है ऑर्गेनिज्म में, एक वेरिएशन आ जाती है और ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती जाती हैं और नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट होती है। राइट? तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए जो भी ये वेरिएशन आ रही है, सटल बहुत माइन्यूट चेंजेस जो ये आ रहे हैं, ये कैसे ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। से सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म लिया हमने इस कंसेप्ट को समझने के लिए। तो ये डिवाइड हो रहा है इनटू टू डॉटर सेल्स, है ना, ये टू ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं इसके। अब जब ये डिवीजन हो रहा होगा
तो क्या होगा, डीएनए कॉपिंग होगी। ओके, और ये डीएनए की कॉपिंग में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो जब ये डॉटर सेल्स बने इसके, ये दो डॉटर सेल्स बने, तो इसमें सटल चेंजेस आ गए। देखो बॉडी डिजाइन कॉमन है यहां पे ये, ठीक है, ये कुछ चेंज आ गया। इसमें कोई कलरेशन नहीं दिया हमने, इसमें बॉक्स में भी कोई कलरेशन नहीं है पेरेंट के अंदर, लेकिन ऑफस्प्रिंग देखो बिल्कुल सेम है, बॉडी डिजाइन वैसा ही है, लेकिन कुछ सटल चेंज आ गया। अब जब ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करेंगे, तो जो इनका कॉमन बॉडी डिजाइन है, जो कि ये वाला, देखो इस वाले के दो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, है ना, अगेन बाइनरी फिजन होगी, बाइनरी फिजन हुआ, और इस स्टेज पे भी डीएनए कॉपिंग होगा, डीएनए कॉपिंग होगा, बाइनरी फिजन हुआ, ये अपने डॉटर सेल्स बना रहा है। ये वाला जो है, इसको आप बोल सकते हो ए, ये बी, ए ने अपने डॉटर सेल्स बनाए, बी ने अपने डॉटर सेल्स बनाए। जब ए अपने डॉटर सेल्स बनाएगा तो अपना कॉमन डिजाइन डालेगा, लेकिन साथ साथ डीएनए कॉपिंग में जो चेंजेस हुए, उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसके अंदर अपने कुछ चेंजेस आ गए, अपने कुछ चेंजेस आ गए। देखो डिजाइन जो है, ए का डिजाइन बिल्कुल उसके डॉटर सेल्स, इसको सी और डी बोल देते हैं, इसको ई और एफ बोल देते हैं। ए ने जब अपने डॉटर सेल्स बनाए सी और डी, तो ए का जो कॉमन बॉडी डिजाइन था वो बिल्कुल एज इट इज उसने सी और डी को दिया। लेकिन सी और डी में आप देख रहे हो कि कुछ चेंजेस हैं जो ए में नहीं है। ये चेंजेस कैसे आए? ये डीएनए कॉपिंग के दौरान चेंजेस आ गए। इसी तरह से बी ने जब अपने डॉटर सेल्स बनाए, यहां पर बी के जब डॉटर सेल्स बनेंगे, तो आप देखोगे कि इसमें भी कुछ चेंजेस आ गए। ये सर्कल येलो हो गया इसका, ठीक है। और आप क्या पाओगे कि जो डिजाइन है, बॉडी डिजाइन कॉमन था, ये नीचे वाला जो रेक्टेंगल था ये रेड है, इसका भी रेड गया। तो बी का जो डिजाइन है वो बिल्कुल एज इट इज ई और एफ में गया, बट उसमें अपने भी कुछ चेंजेस आ गए। देयर वर सर्टेन चेंजेस विच वर ऑफ देयर ओन, विच वर ऑफ देयर ओन, ये कुछ अपने चेंजेस भी आ गए। और ये चेंजेस किस लिए आए? बिकॉज डीएनए कॉपिंग के दौरान सटल चेंजेस आ जाते हैं। तो हर जनरेशन जो अगली बनाएगी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, डीएनए कॉपिंग के दौरान ये चेंज आता है। तो अब पिक्चर से हम क्या देख सकते हैं कि बेसिक बॉडी डिजाइन तो सेम टू सेम ट्रांसफर हो रहा है हर जनरेशन में, बट वेरिएशन भी आ रही है हर जनरेशन में, ठीक है, वेरिएशन भी आ रही है। और जिस स्टेज पे जो वेरिएशन होती है, वही वेरिएशन आगे भी ट्रांसफर होती है। और जब ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती जाती हैं, इकट्ठी होती जाती हैं, तो इट लीड्स टू मेजर चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म, एंड मेनी टाइम्स इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑल्सो, ठीक है। ये वेरिएशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट होती रहेंगी, वेरिएशन कलेक्ट होती रहेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज ऑल्सो। ओके, अब ये वेरिएशन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ऑर्गेनिज्म को बेटर सर्वाइवल में हेल्प भी कर सकती हैं और नहीं भी कर सकती। और कुछ ऐसी वेरिएशन हो सकती हैं जो कि एडवर्स हो, जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छी ना हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से जो एडवर्स वेरिएशन है वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। एडवर्स वेरिएशन मतलब जो खराब वेरिएशन है, जो वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को अच्छे से सरवाइव करने में हेल्प करती है, वही वेरिएशन आगे ट्रांसफर होती है। क्योंकि जो वेरिएशन उसके लिए अच्छी नहीं है,
वो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में भी हेल्प नहीं करेगी। तो वो जब वो ऑर्गेनिज्म ही सरवाइव नहीं करेगा तो वेरिएशन भी आगे नहीं ट्रांसफर होगी। इसको आप नोट करो, फिर आगे करेंगे डिस्कस। अच्छा, तो अब वेरिएशन की तो हमने बात कर ली। ये वेरिएशन क्यों आती है? वेरिएशन में जो मेन चीज मैटर करती है वो होती है कि डीएनए कॉपिंग परफेक्ट नहीं है, उसमें स्लाइट चेंजेस आते हैं। और ये क्यों आते हैं? क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर लगातार बदल रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर बदलता है जिसकी वजह से, यानी उसके आसपास का जो कंडीशंस है, डीएनए कॉपिंग इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस which is dependent on conditions of that reaction, and since these conditions are continuously changing, ये कंडीशन लगातार बदल रही हैं, इसलिए डीएनए कॉपिंग के दौरान वेरिएशन आ जाती है। इसीलिए हर जनरेशन में बॉडी डिजाइन पेरेंट्स का सेम, बट अपनी कुछ वेरिएशन। और ये पीछे आपने पिक्चर में देखा भी था कि हर जनरेशन में बॉडी डिजाइन अपने प्रीवियस जनरेशन जैसा ही था, लेकिन अपनी भी खुद की कुछ वेरिएशन थी। ठीक है, अभी उस, है ना, पीछे आपने देखा है वो डायग्राम में मैंने कलर्स करके आपको दिखाया था कि जो भी जनरेशन है उसका बॉडी डिजाइन अपनी प्रीवियस जनरेशन जैसा होता है, लेकिन अपनी भी कुछ चेंजेस होते हैं उसके अंदर। और वो जो अपने चेंजेस आए हुए हैं वो डीएनए कॉपिंग की वजह से आए हुए, में चेंजेस की वजह से आए हुए, वो वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं। अब जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ये वेरिएशन होती है वो डिफर करती है। एसेक्सुअल में लेस वेरिएशन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर वेरिएशन होती है। मोर वेरिएशन, रीजन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जो भी वेरिएशन आएगी वो एक ही पेरेंट्स की वजह से वेरिएशन आएगी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, ओवम एंड स्पर्म, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें। और इनकी फॉर्मेशन जब होगी तो वो भी डीएनए कॉपिंग की थ्रू ही हुई है। इनकी फॉर्मेशन, मेल गैमीट भी डीएनए कॉपिंग से बना है और फीमेल गैमीट भी डीएनए कॉपिंग में बना है। तो दो जगह वेरिएशन आ रही है। अब फिर उनको, है ना, फ्यूज टुगेदर होकर के फर्टिलाइजेशन, ये आपने पढ़ा है रिप्रोडक्शन चैप्टर में। तो दो वेरिएशंस एक साथ मिल रही हैं, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसमें फीमेल से भी वेरिएशन आ रही है और मेल से भी, यानी मदर से भी वेरिएशन आ रही है और फादर से भी वेरिएशन आ रही है। दो तरफ से वेरिएशन आ रही है, इसलिए मोर वेरिएशन पाई जाएगी। गॉट इट? व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन वेरिएशन फॉर organisms which are reproduced through asexual and which reproduce through sexual reproduction. अब जो भी ये वेरिएशंस आ रही हैं, वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि जो किड्स हैं वो अपने पेरेंट्स का बॉडी डिजाइन तो सेम रखते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ डिफरेंट होता है जो पेरेंट्स में नहीं होता। और वो जो डिफरेंट है उनके अंदर कुछ, वो उनकी खुद की वेरिएशन है। क्या ये वेरिएशन एडवांटेजियस होती है? क्या फायदेमंद है ये वेरिएशन? हर केस में नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को मोर सूटेबल बनाती हैं सर्वाइवल के लिए इन अ सर्टेन कंडीशन, और वो उनके लिए एडवांटेजियस हो सकती हैं। और ऐसी वेरिएशन ही ऑर्गेनिज्म आगे की जनरेशन में पास कर पाता है, क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में ज्यादा मदद की। वो सरवाइव कर पाएगा तभी तो वेरिएशन आगे ट्रांसफर करेगा। तो जैसे हमने देखा कि कुछ वेरिएशंस तो ऑर्गेनिज्म को फायदा देती हैं सरवाइव करने में और मोर एडवांटेजियस होती हैं। ठीक है, फायदेमंद होती हैं, और वो ऑर्गेनिज्म उन वेरिएशंस को
उन स्पेशल फीचर्स को आगे पास ऑन भी कर पाता है, क्योंकि उसको वो सर्वाइवल में एडवांटेज दे रही है, उसको अपनी लाइफ को जीने में सहायता कर रही है। बट कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं जो कोई भी पर्टिकुलर सर्वाइवल एडवांटेज नहीं देती, और ऐसी वेरिएशंस पास ऑन नहीं होंगी। और कुछ वेरिएशन ऐसी हो सकती हैं जो कि इतनी ड्रास्टिक हो और इतनी नुकसानकारी हो कि वो ऑर्गेनिज्म की डेथ और ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में, बल्कि ना सरवाइव करने दें उसको, रादर ऐसे बोलेंगे इसको, कि उसको सरवाइव करने में अड़चन पैदा करेगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। कुछ वेरिएशन नुकसानकारी भी हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि डीएनए कॉपिंग हमेशा फायदे की चीज होगी। तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। डीएनए कॉपिंग से जो वेरिएशन हुई, जो नए फीचर्स आए ऑर्गेनिज्म में, वो फायदे के भी हो सकते हैं, वो ना फायदे के हो ना नुकसान के हो, ऐसा भी हो सकता है। और वो नुकसानकारी भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे बदलाव आ जाएंगे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, बॉडी डिजाइन, फंक्शन में, कि वो उसके लिए नुकसानकारी हो जाएगा। मान लो कोई बीमारी पैदा हो गई, अब वो व्यक्ति बीमार रहेगा उसकी वजह से, तो हो सकता है कि वो आगे सरवाइव ही ना कर पाए, जल्दी मर जाए, तो अपने ऑफस्प्रिंग में आगे ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा उसके, क्योंकि वो पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी। तो वेरिएशन हर तरह की हो सकती है, फायदे की भी हो सकती है, नुकसान की भी हो सकती है। फायदा नुकसान कुछ भी नहीं हो सकता है उसमें। जो भी फायदे वाली होती है वो तो जरूरी आगे ट्रांसफर होती है, क्योंकि उसने ऑर्गेनिज्म को बेटर लाइफ जीने में हेल्प की है, तो वो आगे ऑप्शन में ट्रांसफर होगी। इतना क्लियर है? ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हेरिडिटी की, उसको हम समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ हेरिडिटी। ये कॉमन ऐसे वर्ड्स हैं, नए वर्ड्स हैं हेरिडिटी के, जिनकी आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि आगे का जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे उसमें ये टर्म्स बार बार यूज होंगी। ठीक है, तो इनकी समझ होगी, ये आपको पता होगा कि इस टर्म का क्या मतलब है। तो जब मैं उसको यूज करूंगा पढ़ाने में, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि मैं चैप्टर में क्या बता रहा हूं आपको।